बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। दैट इज़ बेसिकली हाउ द कैरेक्टर डेवलप्स इन द लिटरेचर और लिटरेरी पीस ऑफ वर्क और कुछ भी। ठीक है, कैरेक्टर की डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी होती है और ऐसा क्यों होता है, ये क्या चीज़ होती है और इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, इन सब पॉइंट्स को डील करेंगे हम आज की इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कैरेक्टर डेवलपमेंट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कैरेक्टर की शेप को चेंज करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक को, उसकी पर्सनालिटी को, उसके बैकग्राउंड को, उसके थ्रू आउट ट्रॉमा को डिस्कस करते हैं और फिर हम उसमें चेंजेस लाते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये इमोशनल कनेक्शन क्रिएट करता है, ये हमारे प्लॉट को, हमारी स्टोरी को मोर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ लेके जाता है और अंडरस्टूड बनाता है रीडर के लिए, और ये हमारे कैरेक्टर को मेमोरेबल भी बनाता है। ठीक है, इसलिए कैरेक्टर डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट होती है। देन वी हैव द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स। बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनमें से 5 बेसिक टाइप्स मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ प्रोटैगनिस्ट, यानी कि हीरो हीरोइन, जो भी मेन कैरेक्टर है, जो मेन हमारे सामने सबसे पहले आता है, जिसके बारे में हमारी पूरी स्टोरी होती है, दैट इज़ बेसिकली प्रोटैगनिस्ट। देन वी हैव एंटैगनिस्ट। एंटैगनिस्ट जाहिर सी बात है प्रोटैगनिस्ट के ऑपोजिट होगा, और यही वो फुप्पो होती है जो सारे फसाद की जड़ होती है। ठीक है, देन वी हैव सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं और जो नॉर्मली जैसे हीरो हीरोइन का दोस्त हो गया, या आपका कोई ड्राइवर हो गया, या कोई भी इस तरह का कैरेक्टर जो होता है उसको सपोर्टिंग कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव फॉइल कैरेक्टर्स। फॉइल कैरेक्टर्स आप यूँ समझ लें कि सेकंड लीड हैं। बिल्कुल इनमें वो क्वालिटीज़ होती हैं जो एक हीरो में होती हैं, बट ये मेन हीरो हमारे नहीं होते हैं, ये हमारे प्रोटैगनिस्ट नहीं होते हैं। ये कंट्रास्ट शो करवाते हैं कि क्या क्या चीज़ें उस प्रोटैगनिस्ट के पास नहीं है। समटाइम्स ये विलन भी होते हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोग सेकंड लीड के लिए फॉल ही तब करते हैं जब वो एक विलन होता है, और समटाइम्स इस वजह से भी करते हैं कि उसकी करेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने नमल पढ़ा है, निम्र अहमद का नावल है, तो उसमें हाशिम कारदार हमारे पास एक फॉल कैरेक्टर है, वो एंटैगनिस्ट है, बट स्टिल हम उसके लिए ही फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके करेक्टर्स, उसकी क्वालिटीज़, उसकी चीज़ें इतनी इन्हांस की हुई हैं निम्र अहमद ने कि हमें वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करते हैं और हम उसी चीज़ को फैसिनेट करते हैं। तो फॉल कैरेक्टर्स बेसिकली वो कैरेक्टर्स होते हैं। देन वी हैव फ्लैट वर्सेस राउंड कैरेक्टर्स। फ्लैट कैरेक्टर्स वो होते हैं जिनके जो चेंज नहीं होते थ्रू आउट द स्टोरी, हमारे पास वो चेंज नहीं होते हैं, वो फ्लैट ही रहते हैं। राउंड कैरेक्टर्स अपनी शेप के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहते हैं, उनमें अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, और वो कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी बुरे हो जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। अब बात यह आती है कि हम कैरेक्टर एनालिसिस कैसे करें। सबसे पहले आप उस कैरेक्टर को रीड करें, उसके मेन पॉइंट्स निकाल लें। ठीक है, फिर उसके लिए कुछ क्वेश्चंस माइंड में लाएं कि अच्छा इस तरह एनालाइज कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि उस कैरेक्टर की क्या क्वालिटीज़ थे, और इस तरीके से आप उसका एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वी हैव दैट व्हाट आर कैरेक्टर आर्कीटाइप्स। आर्कीटाइप्स का मतलब वो होता है, कुछ ऐसे सिम्बल्स होते हैं, कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो थ्रू आउट द स्टोरी हमें नज़र आते हैं, एंड इट इज़ टोटली यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल पैटर्न इसलिए है क्योंकि जितने भी टाइम पीरियड्स में स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स हैं, चाहे वो मूवीज़ में हो गई, चाहे वो नॉवेल्स में हो गई, चाहे वो पोइट्री में हो गई, तो हमारे पास कोई ना कोई हीरो भी होगा, हमारे पास विलन भी हो सकता है, और ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, रेपिटेशन की वजह से इस चीज़ को आर्केटाइप बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, नाउ वी हैव हेयर द हीरो, द मेंटोर, द विलन, द ट्रिक्स्टर एंड द शेप शिफ्टर। ये सब वो आर्कीटाइप्स हैं जो मोस्टली हमारे पास नॉवेल्स वगैरह में होते हैं। ठीक है, हीरो जो होता है वो हमारे पास मेन कैरेक्टर है। मेंटोर वो होता है जो हमारे पास आइडियल फिगर होता है, हो सकता है वो हीरो को गाइड कर रहा हो सकता है वो हीरोइन के साथ हो। देन वी हैव द नेगेटिव कैरेक्टर, ऑफ कोर्स द विलन, जिसके लिए हम अक्सर फॉल कर जाते हैं। आजकल की जब नॉवेल्स वगैरह पढ़े हैं तो उसमें विलन को इतना रोमांटिसाइज़ कर दिया जाता है, उनको इतना ग्लोरीफाई कर दिया है कि हीरो से ज़्यादा हमें विलन अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, देन वी हैव द ट्रिक्स्टर। ट्रिक्स्टर समटाइम्स फ़नी भी होते हैं, और ट्रिक्स्टर ही मोस्टली हमारे कॉन्फ्लिक्ट का बाइस बनते हैं थ्रू आउट द नावल। देन वी हैव शेप शिफ्टर। अगर आप लोगों ने टॉम सेवर की नावल पढ़ी है, द एडवेंचर ऑफ टॉम सेवर, तो उसमें भी इसी तरह है कि टॉम सेवर खुद वो कनिंग भी है, वो फ़नी भी है, वो नॉटी भी है, और वो थ्रू आउट द नावल अपनी शेप शिफ्ट कर देता है। कभी वो अच्छा बन जाता है, कभी वो इनोसेंट बन जाता है, और इस तरह। ठीक है, ये होते हैं कैरेक्टर आर्कीटाइप्स। देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। एक होते हैं स्टैटिक, एक होते हैं डायनेमिक। स्टैटिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अनचेंज होते हैं पूरी स्टोरी में, और डायनेमिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जो मोस्टली चेंज हो ही जाते हैं। अब स्टैटिक कैरेक्टर की एग्जांपल एक समझ लें कि अगर एक कोई डिटेक्टिव है, ठीक है,
उसकी नेचर चेंज नहीं होगी। अगर हमारी स्टोरी एंड भी हो रही होगी या कुछ भी, तो उसके अंदर का डिटेक्टिव जासूस जाग जाएगा। ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टर्स वो होते हैं जिस तरह की एलिजाबेथ थी प्राइड एंड प्रेजुडिस में, और वो चेंज होते रहते हैं, वो कभी कुछ होते हैं कभी कुछ होते हैं। ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा था हमें। तो ये 2 कैरेक्टर्स की टाइप्स हैं। देन वी हैव द मेथड्स ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट। जैसे मैं नॉवल लिख रही थी तो उसमें मैंने डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन यूज़ की थी, मतलब मैंने स्टार्टिंग से ही बता दिया था, मेन बता दिया था हीरो ये है, वो ये कर रहा है, वो यूँ कर रहा है। और मैंने कुछ अपने कैरेक्टर्स के लिए इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन यूज़ की थी। ऐसा क्यों किया था? मैं चाह रही थी कि रीडर खुद इस चीज़ को एक्सप्लोर करे कि इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन में होता क्या है। देन वी हैव कैरेक्टर आर्क्स। इसमें बेसिकली ये होता है कि थ्रू आउट द स्टोरी हमारे साथ ये चीज़ फॉलो कर रही होती है। जिसमें अगर हीरो की जर्नी है, अगर हम उसके चाइल्डहुड से बात करें तो हम उसके एंड तक बात करेंगे, हम उस स्टोरी को वहीं पे ख़त्म नहीं कर देंगे, हम उसका कोई पॉइंट दिखाएंगे। देन वी ऑल्सो हैव द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स। वो बेसिकली तब होते हैं जब हमारे सामने अगर उसका इंटरनल कोई ट्रॉमा है तो उसको डील करने के लिए वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बताएंगे। और कुछ लोग इस तरह यूज़ करते हैं कि वो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू बता देते हैं कि अगर कोई फ़ाइट हो गई है या कुछ भी हो गया तो उसके ज़रिए करेक्टर डेवलप कर गया। ठीक है, देन वी हैव द करेक्टर डेवलपमेंट थ्रू डायलॉग्स। अब डायलॉग्स के ज़रिए भी हमें बहुत कुछ पता चलता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है रिवीलिंग करेक्टर। हमारे पास मोस्टली डायलॉग्स इस तरह के होते हैं जो हमें उस करेक्टर की पर्सनैलिटी, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताता है। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे तो हमें पता चलेगा कि उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, उस तरह कुछ ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं इधर जिसने लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं जिसमें अनसेड थिंग्स होती हैं, यानी कि कुछ कहा नहीं जाता बट हमें समझ आ जाता है कि ये करेक्टर ये चाह रहा है, और वो रीडर को पता होता है। मोस्टली करेक्टर्स को नहीं पता चलता, हमें थ्रू द सेकंड वॉइस, और आप यूँ कह सकते हैं बैकग्राउंड वॉइस के ज़रिए पता चलता है, या गट फीलिंग कह लें। देन वी ऑल्सो हैव वॉइस एंड स्पीच पैटर्न्स। अगर हम किसी बच्चे का करेक्टर लिख रहे हैं तो हम उसमें मोस्टली इस तरह के वर्ड्स यूज़ करेंगे जो वो मिस प्रोनाउंस कर रहे हैं या कुछ भी। इसी तरह अगर हम कोई बड़ा पढ़ा लिखा करेक्टर बता रहे हैं तो हम उसकी वर्डिंग और उसकी वोकेबलरी इतनी कमाल की दिखाएंगे कि पता चलेगा कि अच्छा इसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है या इसकी क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, इस तरीके से। सेम इन द केस अगर हम करेक्टर डेवलपमेंट थ्रू एक्शंस दिखाएंगे तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ों का और डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे। जैसे मैं अपनी नावल में अपनी हीरोइन को क्लास्ट्रोफोबिक दिखा रही थी तो उसमें उसमें इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन की थी थ्रू एक्शंस। मैंने बताया था कि किस तरह वो लिफ्ट में नहीं जाती है, मैंने बताया था कि किस तरह उसको घबराहट होती है जब वो गाड़ी में बैठे और अगर शीशा ना खुला हुआ। वो इतने बड़े बड़े क्राउड वाली जगह पे चली तो जाएगी बट उसको कहीं ना कहीं वो इधर उधर देख रही है, वो मीटिंग्स में वगैरह में थोड़ा अननोटिस्ड और अनईजी फील कर रही है, और वो हर चीज़ को इधर उधर देख रही है कि कहीं सुराख मिल जाए, कहीं कोई दरवाज़ा खुला हुआ हो, थोड़ी सी विंडो खुलवा लेती है। इस तरह के डिफरेंट पॉइंट्स है जो आपको बताता है कि थ्रू एक्शंस आपको हमें बताता है कि अच्छा इसके साथ ये इशू है, ये काम करता है, ये इसकी हैबिट है। इसी तरह करेक्टर की चॉइसेस भी आ जाती हैं, यानी कि वो ये बताता है कि अगर अंडर प्रेशर या थ्रू आउट द नावल अगर कोई उनके साथ इशू हो गया तो उनकी असल क्या है। अगर आप किसी की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहे हो या आप कोई इस तरह का आपके पास खुदा खासा कोई ऐसा इवेंट दिखा दिया और उसमें अब पता चलेगा कि ये क्या करेगी, ठीक है, ये क्या करेगा, इस अगर प्रेशर के अंडर अगर वो आप हो गए तो आप क्या कर सकते हो। आप अपने साथ उस चीज़ को रिलेट करने लग जाते हो थ्रू एक्शन। अब अगर हम सोच रहे होते हैं कि अगर ये इसकी जगह ये करता है तो ये हो जाता, और अगर वो बिल्कुल ऑपोजिट या कोई ट्विस्टेड काम कर देगा तो हम उस चीज़ पे कहते हैं अच्छा इसने ये किया तो हमें पता चला। फिर हम डिफरेंट पैटर्न्स दिखाते हैं जो उनकी इमोशनल और उनकी मॉरल स्टेबिलिटी को शो करते हैं। फिर हमें वो बताते हैं कि ये साइंस थे, ये सिग्नल्स थे जो थ्रू आउट द करेक्टर डेवलपमेंट हमने देखे हैं विद एक्शंस। इसी तरह आ जाता है रिलेशनशिप के ज़रिए हमें करेक्टर की डेवलपमेंट कैसे पता चलती है। हमें ऐसे पता चलती है कि जब वो इंटरेक्ट कर रहा होता है किसी सेकेंडरी करेक्टर से या कोई और किसी और पर्सन से वो मिल रहा होता है तो उसकी इंटरेक्शन कैसी है, उसकी वर्डिंग कैसी है, उसकी वोकेबलरी कैसी है, उसकी डायलॉग राइटिंग कैसी है, उसका रिलेशन उस बंदे के साथ कैसा है। मोस्टली हमें पता चलता है थ्रू आउट द स्टोरी कि अच्छा ये हीरो था, ये अपने फ्रेंड से ऐसे बात करता है, ये अपनी वाइफ से ऐसे बात करता है, ये अपनी मदर से ऐसे बात करता है, ये हमें उसके इंटरेक्शन से पता चलता है। देन वी डू हैव कैरेक्टर फॉल्स, यानी कि उसकी इंटरेक्शन किसी और के साथ कैसी है। ठीक है, मोस्टली होता है अगर वो विलन के साथ है वो प्यार से तो नहीं बोलेगा ना, अच्छा कैसे हो ये वो मार धाड़ वाला सीन भी दिखा सकते हैं, वो हमारे पास कोई बड़ी आयरॉनिकल स्टेटमेंट्स भी बता सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि थ्रू आउट रिलेशनशिप हमारे पास कैरेक्टर कैसे डेवलप कर रहा है। ठीक है,
और जो ये चीज़ होती है वो जो होती है वो सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे भी बहुत इम्प्लीमेंट करती है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इंस्पायर करती है। सेकेंडरी कैरेक्टर इस चीज़ से इंस्पायर इस तरह होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल वो हीरो को आइडियलाइज़ करें तो उसके रिलेशनशिप को देख के या उसके डायलॉग्स को देख के या उसके एक्शंस को देख के वो अपने अंदर वो चीज़ लाते हैं, वो उस चीज़ को एडमायर करते हैं और उसी तरह बनने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉमन मिस्टेक्स इन करेक्टर डेवलपमेंट। ऐसा क्यों होता है कि हमारा करेक्टर डेवलप नहीं करता? वो इस वजह से होता है कि हम उसका बिहेवियर चेंज ही नहीं करते हैं, हम उसको उसी एक स्टीरियोटाइप के साथ कनेक्टेड रखते हैं, हम वही बोरिंग स्टोरी या वही बोरिंग जॉनरा लेके चल रहे होते हैं। जैसे अगर आप आजकल की यूट्यूब नॉवेल्स पढ़ें, उन नॉवेल्स में अब कोई मोटिवेशन नहीं रही है, मतलब वो इस्लामिक जो एक पॉइंट था हमारा, या आप कुछ भी कह लें, अगर आप एक लॉजिकल बात होती थी इसमें जिसमें सेल्फ हेल्प कोई बात होती थी, कोई ऐसा रिमाइंडर होता था, अब ऐसा होता है उसमें फ़जूल सी रोमांस स्टोरी दिखा देते हैं या वो विदाउट एनी मोटिवेशन के उस नॉवल को लेके चलते रहते हैं, अनयूजुअल स्टार प्लस का ड्रामा बना देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना है, ठीक है? आपने अपने कैरेक्टर को डेवलप करना है। डेवलप कैसे करना है? उसको डिफरेंट डायमेंशंस में लेके जाना है, उसको स्टीरियोटाइप वाला बंदा नहीं बनाना है जो एक ही चीज़ के साथ स्टिक रहता है। अगर आप उसके एक्शंस बता रहे हैं ना, तो सिर्फ बताएं नहीं, आप दिखाएं भी। थ्रू आउट द नॉवल हमें नज़र आना चाहिए कि अच्छा ये कैरेक्टर डेवलप हुआ है, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि फ़र्स्ट एग्जांपल है प्राइड एंड प्रेजुडिस से एलिज़ाबेथ की। एलिज़ाबेथ बेनेट ने मिस्टर डार्सी के साथ जो एक अपना माइंड में बनाया हुआ था उनका इमेज, वो थ्रू आउट द कैरेक्टर हमारे पास चेंज हुआ। पूरी स्टोरी में वो स्टार्टिंग से क्या समझते थे एक दूसरे के बारे में, सिर्फ उसका नहीं, मिस्टर डार्सी का भी ये ओपिनियन था, लेकिन एंड पर आके वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। इसी तरह एबेनेज़र स्क्रूज क्रिसमस कैरोल एक मूवी बड़े मज़े की है, मुझे बहुत पसंद है, तो उसमें भी उसका कैरेक्टर कितना अच्छा और इतने अच्छे से चेंज हुआ हमारे पास। देन वी हैव हैरी पॉटर में स्नेप का कैरेक्टर। उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अगर आप लोगों ने टॉय स्टोरी देखी है तो उसमें वुडी का कैरेक्टर भी इसी तरह है कि कैसा वो एक आराम से एक आम सा टॉय था और किस तरह उसकी स्टोरी चेंज हुई, वो कैसे प्रोटैगनिस्ट बना, वो कैसे हमारे पास इतने मज़े मज़े के कैरेक्टर्स लाते हैं। अब मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ। एज अ राइटर अपने कैरेक्टर को इतनी स्पेस दें कि वो ग्रो कर सके, ठीक है? आपने ये नहीं करना है कि उसको एक ही फार्मूला के साथ स्टिक करना है और उसी फार्मूला पे सबको लेके चलना है, नहीं। जिसकी जो क्वालिटी आपने सोची हुई है, अगर एंटागनिस्ट है तो उसको वैसे ही बताना है, अगर हीरो है तो उसमें हीरो वाली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है? उसी तरह आपने अगर कोई चेंज दिखाना है तो आप एक्सटर्नल चेंज दिखाएँ उसके इंटरनल चेंज को चेंज करने के लिए, ठीक है? और आपको ये करना है कि आपका कैरेक्टर मेमोरेबल रहे और सब रीडर्स के साथ कनेक्टेड फील करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस तरह बनाएं कि वो बिलीवेबल लगे, रियल लगे, और रियल भी लगे तो अच्छा लगे, ठीक है? दिस वॉज ऑल अबाउट द कैरेक्टर डेवलपमेंट इन लिटरेचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।